माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम बढ़ने वाले हैं आपकी हॉर्नबिल बुक के आखिरी चैप्टर की तरफ, जो कि है सिल्क रोड। ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस यानी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। हाँ, ये एक ब्रिटिश फिजिकल जोग्राफर और एक अकेडमिशियन का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने आपके और मेरे साथ इस चैप्टर के थ्रू शेयर किया है, राइट। तो जैसे जैसे हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा कि ये एक्सपीरियंस क्या है, किस बारे में है। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ जो है शेयर कर रही हूँ आपके लिए, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इजीली मिल जाएगी, वहां जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, राइट। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और किसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो भाई, इनका नाम है निक मिडल्टन, जो कि एक ब्रिटिश फिजिकल जोग्राफर है, एज आई सेड। और ये एक अकेडमिशियन है बेटा। अकेडमिशियन का मतलब होता है वही व्यक्ति जो पढ़ाता है, अ टीचर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने वाले लोगों को ही अकेडमिशियन कहा जाता है, नहीं। आप किसी भी अकेडमी, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप अकेडमिशियन ही कहलाते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो निक मिडल्टन है, उनका हमेशा एक, सिंस ही इज अ फिजिकल जोग्राफर, तो उनका जो एजेंडा होता था या उनकी जो नॉलेज होती थी, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही लिमिट नहीं रहती थी, ठीक है। इनफैक्ट वो जगह को, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करके आते थे, ताकि उस जगह को बेटर तरीके से समझ सके, ताकि क्लाइमेटिक इश्यूज अगर कोई है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उन्हें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसका मिल सके, ठीक है। क्लाइमेट को, ज्योग्राफी को स्टडी करना बेसिकली। तो ज्योग्राफी स्टडी करना मतलब ज्योग्राफी बुक को नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया, उस जगह जाके उसे स्टडी करना, उसे समझना, ये हमेशा निक मिडल्टन ने किया है, राइट। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस उनका रहा, जहां पर उनकी एक जर्नी रही। और ऐसी ही बहुत सारी जर्नीज में से एक जर्नी, वो एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ यहाँ शेयर किया, और वो एक्सपीरियंस था कोरा का। नाउ व्हाट इज कोरा? अब मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ, मेरा हमेशा से यही पर्पस रहता है कि मैं आपको कुछ चीजों पर शुरू में ही ध्यान दे लूँ, वहीं पर ही टाइम इन्वेस्ट कर लूँ, ताकि आगे की चीज आपको जल्दी और इजीली समझ में आए। कोरा क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे पूजा कर, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा करने के दौरान या उसके बाद में हम जो है मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एक राउंड काटते हैं, और उसे परिक्रमा कहा जाता है। कोरा एक ऐसी ही परिक्रमा होती है माउंट कैलाश की। कैलाश पर्वत, जो हम मानते हैं कि हमारे भगवान शिव का निवास स्थान है, हमें लगता है वहां पे हमें जरूर भगवान शिव जो है वो वहां जरूर होंगे, और ये मान्यता हम सभी लोगों की है। तो उसी माउंट कैलाश की, उसी कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा लगाना कोरा कहलाता है, और इसे तिब्बतन मेडिटेशन भी कहा जाता है। अब जैसे तीर्थ यात्रा होती है, चारों धाम की यात्रा होती है, या हज होता है, उसी से ही सिमिलर कोरा होता है। कोरा बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें जो भी पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, वो फुल डिवोशन के साथ इस परिक्रमा को लगाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो रास्ता होता है, ये बिल्कुल भी सरल रास्ता नहीं होता। हिमालय में जाके और वहां पर ये परिक्रमा लगाना, ऑफ कोर्स इट इज वेरी टफ। लेकिन कोरा के बारे में जब निक मिडल्टन को पता चला, तो उन्होंने सिर्फ अपनी नॉलेज बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं रहने दी। इनफैक्ट वो चाहते थे कि मैं कोरा, खुद भी मैं कोरा करूं, ताकि मैं इसे और अच्छे से समझ पाऊं कि ये क्या होता है, और इसे एक्सपीरियंस करना क्या होता है, राइट। तो अपनी इसी कोरा की जर्नी को उन्होंने हमारे साथ इस चैप्टर के अंदर साझा किया है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो जर्नी इनकी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये चैप्टर उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है। इनफैक्ट इस जर्नी के बीच में एक डेस्टिनेशन मान लीजिए, उस डेस्टिनेशन से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और वो डेस्टिनेशन कौन सा है बेटा? वो डेस्टिनेशन है रावू। अब यहाँ पर क्या होता है, जब रावू से ये लोग निकल रहे होते हैं, कौन कौन निकल रहा होता है? एक तो निक मिडल्टन खुद है, निक मिडल्टन के साथ इनका एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि ये कहाँ पर है? बेसिकली तिब्बती एरिया में है। निक मिडल्टन को तिब्बती नहीं आती, तिब्बतन्स को इंग्लिश नहीं आती, तो एक ट्रांसलेटर को साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो इनके पास डैनियल है, जो कि इनका ट्रांसलेटर है। एक ड्राइवर है जिसका नाम है सेटन। अब ये सेटन, वो सेटन डेविल वाला सेटन नहीं है। बेसिकली अलग अलग जगह के जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं बेटा अलग है, तो ये सिमिलर टू जिटन इस तरीके से है, ठीक है। तो इट्स ज जैसा, सिमिलर सा, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर टू ज, ठीक है, वैसा सा ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ रावू में जब ये आ गए, तो रावू से जब निकल रहे होते हैं, तो एकदम जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह का टाइम है, वो यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया है। अब ये देखिए कैसे है। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush.
मतलब इतनी सुबह ये लोग जाग गए हैं कि एक तरफ तो इन्हें आधा चाँद नज़र आ रहा है और एक तरफ जो है सूरज उगता हुआ नज़र आ रहा है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। और जो सूरज उग रहा है ना तो उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल इस तरीके से फैली हुई हैं पूरे आकाश में, बादलों में कि हल्का-सा एक गुलाबीपन-सा, हल्का-सा जैसे एक पिंक ब्लश जैसा छाया हुआ है, तो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, रावू से ये लोग निकल रहे हैं। लामो said she wanted to give me a farewell present। अब लामो कौन है? शी इज अ कैरेक्टर जो जिसको सिर्फ एक ही बार यहाँ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे लामो करके एक लड़की है, वो क्या कह रही है कि भाई सिंस आप लोग आज यहाँ जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को कोई तोहफा जरूर देना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसका तोहफा क्या होता है देखिए। One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora। कोरा क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। And she would said that I ought to get some warmer clothes। क्या हुआ था कुछ दिनों पहले एक शाम के अंदर डैनियल के थ्रू उसने लामो को कुछ बात कहलवाई थी। क्या कहलवाई थी कि भाई यहाँ के बाद हम लोग माउंट कैलाश जाएंगे जहाँ पे मेरा कोरा करना शुरू होगा। तो लामो क्या जवाब देती है कि भाई आप अगर वहां जा रहे हैं, माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं कोरा करने के लिए, तो आपको और वार्मर क्लोथ्स और ज्यादा वुलन्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि वहां तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन कुछ दिनों पहले हुआ था और ये कन्वर्सेशन जो है हमारी लामो को याद था। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि जो निक मिडल्टन है वो कोरा करने के लिए जाएंगे माउंट कैलाश जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसी बात को ध्यान करते हुए इसने एक गिफ्ट दिया। और क्या प्रेजेंट देती है देखो। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin coats that all the men wore। Satan sized me up as we clambered into his car। Ah yes, he declared, ड्रॉगबा सर। अभी ड्रॉगबा क्या होता है? अब ये जो लामो होती है वो अपने टेंट में जाके एक ना जैकेट लेकर आती है, एक वुलन जैकेट लेकर आती है और वो निक मिडल्टन को दे देती है। और जैसे ही निक मिडल्टन उस जैकेट को पहनता है और गाड़ी में जाके बैठता है तो उसे देखकर सेटन क्या बोलता है, ड्रॉगबा सर। तो ये जो ड्रॉगबा है वो क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है शेपर्ड, ठीक है, या जिसे कहते हैं चरवाहा। तो उसको देखते ही चरवाहा, क्योंकि वो जिस तरीके का वो जो जैकेट था पूरा फरी जैकेट था और उसी तरीके के जो जैकेट्स हैं, उसी तरीके के श्रग्स जो है, हेवी श्रग्स या ओवरकोट्स कह लीजिए आप, वो ओवरकोट्स उसी तरीके के जो है यहाँ पर जो शेपर्ड्स घूमते हैं ना, वो सिमिलर टू दैट ही पहनते हैं। और वो बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तभी तो इतनी ठंडी जगह पे ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। We took a shortcut to get off the Shengton। Satan know a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said। अब यहाँ क्या होता है, हमारा जो सेटन होता है ना वो बहुत ही स्किल्ड ड्राइवर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ जो उसकी ड्राइविंग स्किल्स जो है कहाँ कहाँ हमें पता चल रही है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार उसकी ड्राइविंग स्किल्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है सेटन कि मुझे ना, हम जहाँ जा रहे हैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे को एक शॉर्टकट पता है, तो अपन ना वहां से चलते हैं। तो ये पूछता है निक मिडल्टन कि भाई शॉर्टकट में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये हो कि सेफ होना चाहिए। सो व्हाट डिड ही से? नो प्रॉब्लम सर, he assured us, if there is no snow। What was the likelihood of that, I asked, not knowing sir until we get there। तो निक मिडल्टन पूछता है कि भाई अगर सेफ रास्ता है तो चलो। तो सेटन कहता है रास्ता तो सेफ है सर, बस स्नोफॉल ना हुई हो। अगर बर्फबारी हो जाएगी ना तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बस वो। निक मिडल्टन पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर स्नोफॉल हुआ है या नहीं। तो उसको क्या जवाब देता है, सर वो तो वहां जाके ही पता चलेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पता करने का। कहते हैं ठीक है चलो फिर देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, अपन तो शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गजेल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड। देखो गजेल्स क्या होता है बेटा, बारहसिंगा जानते हैं, रेंडियर जिसे कहा जाता है, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हीं गजेल्स कहा जाता है। और अब ये हर पैराग्राफ के अंदर ना आपको एक नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। नई इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इनको क्या नजर आ रहा है, इनका जो एक्सपीरियंस है निक मिडल्टन का, वो हमारे साथ बताते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले इनको रास्ते में कौन नजर आता है? गजेल्स नजर आते हैं, वहां पर वो चल रहे हैं वहां पर। और आगे चलते हैं तो देखो इनको क्या नजर आता है, देखो क्यांग नजर आता है। ये क्यांग कौन बोलता है? सेटन बोलता है क्यांग। क्यांग कौन है? क्यांग है तिब्बती जंगली गधा। एज क्या होते हैं बेटा? डोंकीज। एक तरीके के डोंकीज होते हैं, तो वो नजर आते हैं। तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि कौन आया है कौन जा रहा है, वो अपने काम में बस लगे हुए हैं, ठीक है। आई कुड सी द हर्ट गैलपिंग एन मास। ये एन मास का मतलब क्या होता है बेटा? ऑल टुगेदर, सब लोग जो साथ है ना, ये सब लोग, ये पूरा झुंड जो है साथ में है और वहां चल रहा है, तो उसी कहते हैं ऑन मास। Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। Plumes of dust billowed into the crisp, clean air।
तो वो तो अपना चल रहे थे आराम से, जैसे ही सेटन अपनी गाड़ी लेकर वहां जाता है तो पूरा का पूरा जो झुंड होता है ना वो एक साथ एक ही दिशा में चलने लगता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी मनोवर मनोवर एज इन कि कोई एक्शन की तैयारी कर रहा हो, पहले से ही पता है कि किसे राइट जाना है किसे लेफ्ट जाना है। अब देखो आप भी अगर ग्रुप में खड़े हो तो आपको पहले ग्रुप को पहले से अगर नहीं पता हो, कोई कोरियोग्राफी नहीं की हो, तो क्या पता कि दाएं जाना बाएं जाना है, लेकिन ये जो कैंग है, ये जो पूरा झुंड है ना, वो एक बार में एक साथ ही एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया, एकदम सिंक्रोनाइज लग रहे थे, एज इफ उन्हें ऑलरेडी पता है कि कब कहाँ कैसे क्या जाना है, और सबको एक सेम चीज पता है, ठीक है। तो एकदम जो क्लीन नजारा था ना, वहां पर पूरा धुआं धूल हो गई, पूरी धूल ही धूल हो गई, सब वहां से चले गए। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप, अब यहाँ पर हमने गजेल्स देखा, कैंग के बारे में हमने बात की, अब यहाँ हमें किसके बारे में देखने को मिलेगा, ड्रॉगबाज के बारे में, कि जब ये और आगे बढ़े तो उन्हें ड्रॉगबाज देखने को मिला, शेफर्ड्स शेफर्डेस, ये सब उनको देखने को मिला। Once more the rocky wilderness we passed solitary drogba's tending their flocks, जो भेड़ों का झुंड है उनको वहां पे चराते हुए और आगे ले जाते हुए दिखाई दिए। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. बस ये बहुत सिंपल सी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस ये कि वहां से जब गाड़ी लेकर जा रहे थे तो बहुत सारे ड्रॉगबाज थे, कई फीमेल्स मेल्स, मतलब शेफर्ड्स शेफर्डेस, हमें घूर घूर के देख रहे थे जब वहां से जा रहे थे, कई बार वेव कर रहे थे हमारे सामने, बाय, ये करते भी है ना, स्पेशली छोटे बच्चे तो बहुत करते, गाड़ी को देखकर ऐसे वेव करने लग जाते हैं। और जब ये व्हीकल है, अगर शीप, जो भेड़े हैं, उनके पास जाती थी तो भेड़े वहां से भर करके भाग जाती थी, ठीक है, तो समथिंग वेरी ऑब्वियस है ना। और आगे बढ़ते हैं तो इनका पाला किससे पड़ता है, तिब्बतन मास्टिफ। अब पाला पड़ने का ये मतलब नहीं है कि इन लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वहां पे तिब्बतन मास्टिफ्स इनको देखने को मिलते हैं ना। टिबेटन मास्टिफ्स कौन होते हैं बेटा, एक तरीके के डॉग्स होते हैं, हंटिंग डॉग्स होते हैं ये, और बहुत ही खतरनाक होते हैं। और आप इसकी अगर फोटोग्राफ देख रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा बल्कि और मतलब खतरनाक डॉग्स होते हैं ये, है ना। So we passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. These shaggy monsters, shaggy मतलब बहुत ही ज्यादा hairy और लंबे बाल होते हैं इनके, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और दिखने में कैसे होते हैं, एकदम ब्लैक, मतलब अंधेरी काली रात से भी ज्यादा डार्क होते हैं ये। यूजुअली वोर यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज। अभी इतने खतरनाक होते हैं, रात जैसे काले नजर आते हैं, तो ये अंधेरे में तो दिखाई ही नहीं देते, तो चूंकि ये दिखाई दे इसीलिए इन्हें एक ब्राइट रेड कलर का कॉलर पहना के, गले में मतलब पट्टा एक पहना के रखते हैं कि भाई नजर तो आ जाए कि कोई है ना। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि इतना खतरनाक कि जैसे ही हमारी गाड़ी वहां जाती थी ना, तो इतनी खतरनाक और स्पीड से, जैसे गन से बुलेट फायर होती है ना, उतनी ही स्पीड से ये अटैक करते हैं, और बिल्कुल उतना ही पास तक ये आ भी जाते हैं। वो तो गाड़ी में थे इसलिए बच रहे, वरना ये सिंस दे आर हंटर डॉग्स, तो ये शिकारी कुत्ते चूंकि होते हैं, तो ये अटैक करते हैं सीधा, ठीक है। दे वर कम्प्लीटली फेयरलेस ऑफ आर व्हीकल, उन्हें जैसे बेचारी जो भेड़े हैं या वो जो कैंग है वो तो दूर दौड़ जाते थे, लेकिन ये मास्टर्स जो हैं वो दूर नहीं दौड़ते थे, वो तो गाड़ी पे अटैक करते थे बिल्कुल। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब यहाँ पे कुछ important information है। ये इन्फॉर्मेशन ये है बेटा कि जब ये गाड़ी वहां जाती है तो करीब 100 मीटर्स तक तो ये दौड़ते हैं साथ में, ये टिबेटन मास्टिफ्स। और जितने खुनखार ये नजर आए हमारे निक मिडल्टन को, तो उसे समझ में आ गया कि भाई व्हाई दिस टिबेटन मास्टिफ्स वर सो इंपॉर्टेंट इन इंपीरियल कोर्ट्स ऑफ चाइना, यानी ये टिबेटन मास्टिफ्स जो हैं वो तिब्बत ने चाइना को एज ट्रिब्यूट दिए थे, एक तरीके से तोहफे में दिए थे, ठीक है। और इसीलिए ये हंटिंग डॉग्स जो है चाइना के कोर्ट्स में या सभा जो होती है वहां पर ये डॉग्स हमेशा होते थे, है ना। तो इसीलिए होते थे, क्यों होते थे वो, इसीलिए होते थे ताकि उनकी, क्योंकि हंटिंग डॉग्स हैं, बहुत ज्यादा खुनखार हैं, तो एक तरीके से गार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते थे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिल्क रोड, ये जो टाइटल है वो टाइटल सिल्क रोड है क्यों भाई, हम तो कोरा की बात कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में कोरा ही डिस्कस होगा, ये सिल्क रोड कहां से आ गया। तो आपने अपने सोशल साइंस के अंदर जरूर सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा बेटा। द सिल्क रोड इज दैट सेम सिल्क रूट ओनली, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिल्क रोड हो या सिल्क रूट हो, सेम ही चीज है। अब यहाँ पर होता क्या है सिल्क रोड, वो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सिल्क रोड बेसिकली होता है कि एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ
चाइना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट रेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां तक जो इंटरकनेक्शन है, चाहे थ्रू रोड हो या वाटर वाटर हो, पानी के रास्ते से हो, कैसे भी हो, तो ये जो इंटरकनेक्शन होता था या है, उसे ही सिल्क रोड कहा जाता है। ठीक है, और ये रूट क्यों था? ये रूट इसलिए था फॉर द कंप्लीटली प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, राइट। अच्छा, बिजनेस होता है तो कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ इंपोर्ट हो रहा है ना। लेकिन सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा? भाई नाम तो कुछ भी रख सकते थे, सिल्क क्यों नाम आया? क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का जो सिल्क है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होता है। अमेजिंग मतलब भी माना जाता है कि बेस्ट सिल्क जो है वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सपोर्ट होता था, चाइना से एक्सपोर्ट होता था इसी रास्ते से, ये सेम रूट से जो मिडिल ईस्ट से होता हुआ और यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है, यूरोप तक जाता है। तो इसीलिए इसका नाम, इस रूट का नाम भी सिल्क रूट कर दिया, सिल्क रूट या सिल्क रोड कर दिया, राइट। अब सिंस ये जो रास्ता जाता है वो तिब्बत, इंडिया, ये सब होते हुए सब सबसे कनेक्टेड है, ये सबसे कनेक्टेड है, राइट। तो तिब्बती ये जो मास्टर्स हैं वो नाम ही है तिब्बतन मास्टर्स। तो इनके ये जो डॉग्स हैं एज अ गिफ्ट, एज अ ट्रिब्यूट वो चाइना को दिए गए थे। ठीक है, ट्रिब्यूट की तरह चाइना को दिए गए थे, और इसीलिए चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में इन तिब्बतन मास्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी थी और वैल्यू भी थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा जो आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। By now, we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. अब ये आगे बढ़ते जाते हैं, वहां पर एक वैली आ रही है, रिवर है, रिवर पे मतलब बर्फ सी जमी हुई है क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत है, राइट। Brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank. Hugged its bank का क्या मतलब है कि जो बर्फ जमी हुई एकदम किनारों पे, एजेस, जो पूरा रास्ता है रिवर का, तो एजेस पर जो है बर्फ फुल ऑन साथ साथ जमी हुई है, रास्ते के साथ साथ वो रिवर भी है। Twisting with the meanders as we gradually gained height and valley sides closed in. अब ये जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाते चले जा रहे थे, वैसे वैसे घाट, जो वैली है, जो घाटी है, वो और भी गहरी होती चली जा रही थी और सकड़ा भी होता चला जा रहा था रास्ता। The turns became sharper and bumpier. अब यहाँ पर हमें पता चलेगा the skills of the driver, और ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम है बेटा सेटन। तो यहाँ पर हमें पता चलेगी उसकी स्किल्स, और स्किल्स क्या है कि थ्रू आउट उसने गाड़ी जो है थर्ड गियर में चलाई। नाउ जो ड्राइव करना जानते होंगे उन्हें पता होगा कि जब बहुत ही शार्प टर्न्स आते हैं या बहुत ही बम्पियर खड्डे वाली जो रोड होती है, वहां पर अगर अपन फर्स्ट या सेकंड गियर में अगर गाड़ी चलाएंगे तो एक एक खड्डा फील होता है, तो कमर की बैंड बच जाती है। और अगर फोर्थ गियर के अंदर गाड़ी चलाते हैं या उससे हाई पे गाड़ी चलाते हैं, एक तो पॉसिबल नहीं है, आप पहाड़ों के अंदर गाड़ी जो चला रहे हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतनी फास्ट स्पीड पे चलाओ, पॉसिबल से ज्यादा सही नहीं है, इट्स रॉन्ग। क्योंकि जिस तरीके से हम प्लेन्स में गाड़ी चलाते हैं, हमारे यहाँ पे सड़कों पे प्लेन्स के अंदर जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, सेम उस तरीके से हमें पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलानी होती है। नियम कायदे अलग नहीं, तरीके जो ट्रिक्स होती हैं वो अलग होती है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि वहां बर्फ है, तो वहां आपको फ्रिक्शन का ध्यान रखना होता है। कोई जरूरी नहीं ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां बर्फ बिछी हो, ब्रेक लगाए तो और ज्यादा स्किड होती होती सीधी खाई में, राइट। तो इसमें ये नहीं कि आप लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है। द थिंग इज कि जो तरीके होते हैं गाड़ी चलाने के, प्लेन्स में अलग होते हैं, पहाड़ों में अलग होते हैं। इसीलिए अगर पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ये चीज मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ बेटा कि आगे चल के आप भी कार चलाएंगे तो लोग घूमने जाते हैं शिमला में, पहाड़ियों में यहाँ घूमने जाते हैं, तो कई बार इस वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। खुद का तो नुकसान होता ही है और बाकियों का भी काफी नुकसान हो जाता है। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ, और थर्ड गियर क्या होता है? एक तो फोर्थ गियर में चलाएंगे तो एक तो वैसे ही चलाना पॉसिबल नहीं इतनी स्पीड में, पहाड़ों के अंदर। दूसरा, फोर्थ गियर में खड्डे तो फील नहीं होते, लेकिन गाड़ी के जो टायर है ना वो निपट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एकदम, क्योंकि इतने खड्डे में बेचारे वो पूरी बैंड बच जाएगी। सो थर्ड गियर जो होता है वो सबसे सेफ और सबसे सही होता है। ठीक है, एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिशन। लिशन क्या होता है बेटा? एक तरीके की फंगस जैसा होता है, आपने कई बार पेड़ों पे देखा होगा फंगस जैसा, उसकी एक अजीब सी अलग सी महक भी होती है, राइट। तो दैट इज लिशन। Beneath the rocks, hunks of snow clung in the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. अब ये बेसिकली क्या है कि जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जा रहा है, थोड़ा ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो यहाँ कई बार आपने देखा होगा अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो जैसे ही टेक ऑफ होती है तो वैसे ही ना बहुत लोगों के ना प्रेशर की वजह से ना जो कान है वो बंद हो जाता है। तो ये सिमिलर सा जो है हमारे निक मिडल्टन के साथ भी हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है कि कान वान बंद हो गए उनके। ठीक है,
We struggled round another tight bend and Satan stopped. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. थोड़े आगे चल के सेटन ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल के कुछ चेक करने लगा और थोड़ी क्या बोलता है स्नो, मतलब वहां पर जो है स्नो गिरी हुई है आगे कि भाई हाँ स्नोफॉल हुआ है, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. मतलब सेटन बाहर निकल के देखने लगा कि भाई क्या है और डैनियल बताता है कि स्नोफॉल हुआ है, स्नो है। तो अब ध्यान से आगे चलना पड़ेगा क्योंकि एक तो इतनी हाइट पर है, यहाँ से अगर गिरे तो ऑप्शन नहीं रहेगा कि बचोगे नहीं, वो काम मामला ना निपट ही जाएगा राइट। तो यहाँ पर स्नो गिरी हुई थी। तो अब अनदर स्किल, एक स्किल तो हमें समझ में आ गई कि थर्ड गियर में वो गाड़ी चला रहा है जबकि इतनी शार्प और बम्पियर है रोड। अब आगे की स्किल के बारे में हमें क्या पता चलेगा, देयर इज दिस स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है बेटा, एक लंबा पैच। तो यहाँ पर स्नो का एक बहुत लंबा पैच जो है वो बिछा हुआ है, ठीक है। A swathe of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. I joined Daniel as Satan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. अब बेसिकली जब ये जहाँ से चल रहे थे वहां पर एक बहुत ही 15 मीटर लंबा जो है जो स्नो है, बर्फ की एक परत सी थी और उस परत के ऊपर से गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती, वो चेक तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि अरे बर्फ है धीरे धीरे गाड़ी ले जाओ, नो। तो उसको ऐसे मान लीजिए ये बर्फ है तो पैरों से ऐसे ठक ठक करके ऐसे यू पैर से ऐसे कर करके चेक कर रहे थे कि भाई ले जाने लायक है तो नहीं, पता चला चढ़े और दो टुकड़े हो गए और फिर हम सीधे भड़भड़ाते हुए धम, तो ये ना हो जाए। तो धीरे धीरे आगे ऐसे चेक करते हुए आगे चले कि हाँ इट वॉज स्टर्डी, कि टिकी रहेगी हम आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। हाइट देखता है कि हम सी लेवल से कितनी हाइट पर है, तो 5,210 मीटर ऊपर है हम, ठीक है। The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over. तो यहाँ पर जो डेप्थ थी ना, जो भी वैली है या जो भी स्नो की जो डेप्थ, आइस की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज, डैनियल बताता है कि अगर यहाँ से स्लिप हो गए ना, मतलब जरा सी भी स्किड हो गई ना गाड़ी, तो वो पलट सकती है, तो वो नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो ध्यान रखते हैं। एज ही सो सेटन, देखो सेटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। थर्ड स्किल, यहाँ पर जो बर्फ गिरी हुई है वहां पर जैसे ही गाड़ी चलाएंगे तो फिसलेगी, टायर जो है वो फिसलेंगे। तो भाई साहब क्या करते हैं, सेटन जो है वो डर्ट मिट्टी उठाते हैं और टायर पर पूरी तरीके से उसे मल देते हैं। आगे चल के डैनियल और निक मिडल्टन भी सेम काम कर रहे होते हैं, थोड़ी धूल वहां बिखेर भी देते हैं ताकि जब हम गाड़ी आगे चलाएं तो एक ग्रिप बने, ठीक है, वो जो फिसलन है वो खत्म हो जाए, राइट। तो ये ग्रिप बने, इस ग्रिप को बनाने के लिए तो ये एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर जो होता है ना उसी के ही दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। अदरवाइज यूजुअली लोगों को ना तो एक तो पता नहीं होता, पहली चीज, दूसरा पता भी होता है ना तो ऐसे मौकों पर ख्याल नहीं आता है कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए था, बाद में सोचते हैं अरे यार ये कर लेते, है ना। तो एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर यही होता है। We both pitched in and when the snow was spread with soil, snow वहां स्नो पर भी सॉइल डाल दिया, ठीक है। Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने जो मिट्टी है, सॉइल है, वो स्नो पर भी बिखेर दी, टायर्स पे भी लगा दी ताकि ढंग से चल जाए। और डैनियल और निक मिडल्टन जो है वो गाड़ी के बाहर ही रहे ताकि जो व्हीकल है उसका वेट ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि वेट जितना होगा स्किड होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, उसके बाद वो करीब 10 मिनट ही आगे चले होंगे, मतलब आगे चलने लगे, वो स्वेद जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया, 10 मिनट ही आगे बढ़े होंगे और फिर दूसरी दिक्कत आ गई। क्या, 10 minutes later we stopped at another blockage. फिर से एक ऐसा ही ब्लॉकेज आ गया। Not good sir, Satan said, announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. भाई पहले तो क्या है, स्नो के ऊपर से लेकर चला गया था क्योंकि इस बार ये स्नो जो है, पहले जो स्नो आई थी जो स्वेद था वो थोड़ा सा स्टर्डी था कि भाई इसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है, लेकिन इस बार का जो ब्लॉकेज आया ना उसके ऊपर से गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो उसको टाल कर जाना था, ठीक है। तो उसके बगल से ऐसे घूम के जाना था। तो एक तो पहाड़ों के अंदर जाती हुई गाड़ी जो है खाई की तरफ रहती है, आती हुई पहाड़ों की तरफ रहती है गाड़ी। तो एक तो पहले से इनकी गाड़ी जो है खाई की तरफ है, ऊपर से उस स्नो को टालते हुए जाना है तो और खाई की तरफ इनको, और मतलब खाई की तरफ और जाना होगा। So it's not that easy. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan negotiated them his four-wheel drive while vehicle lurching from one obstacle to the next.
बट वहां पे रॉक्स भी थे, मतलब ऐसा कोई स्मूथ रास्ता तो था नहीं, इतना मुश्किल था, स्टीप भी था काफी। फिर भी सेटन ने, सिंस हिज ड्राइविंग स्किल्स वर वेरी गुड, तो वहां से ऐसे जो स्नो था उसको टालते हुए बढ़िया से वो आगे आगे लेकर चला गया। इट वाज सो गुड, बहुत अच्छे से उसने उसको संभाल लिया। एक के बाद एक ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, लेकिन उसने सबको क्रॉस किया, आराम से उसको हैंडल करता जा रहा था। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बेंड्स, regaining the trail further up where the snow had not drifted। और फिर एक हेयरपिन बेंड की हेल्प से वो वहां एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां पर स्नो नहीं गिरी हुई थी। नाउ व्हाट इज दिस हेयरपिन बेंड? ये रोड में ही घुमाव होता है, लेकिन बिल्कुल हेयरपिन जैसा, एकदम ऐसे गए रास्ते पर एकदम यू। तो ये इस तरीके का जो घुमाव, एक बेंड होता है रास्ते में, घुमाव होता है रोड में, उसे ही हेयरपिन बेंड कहा जाता है। देखो जूड़ा पिन जैसा लग रहा है ना, बॉबी पिन जो होती है। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. वो जैसे जैसे ऊपर हायर एल्टीट्यूड पर जाते जा रहे थे, इसका जो सर है निक मिडलटन का बहुत तेज दुखने लग गया। पानी भी पीते जा रहा था कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, किसी तरह कुछ तो, कि मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखूंगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन इसका सर बहुत तेज दुख रहा था, और ये लोग अभी 5,400 meters above sea level है। We finally reached the top of the pass at 55-15 meters. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and erect prayer flags. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction, as is the tradition, and Satan checked the tires on his wheel. He stopped. अब यहाँ पर ये जिस जगह आ रहे थे ना, तो अगर आपने कभी भी तीर्थ यात्रा, या तो अगर आपने की है, नहीं भी की होगी, अगर आपने देखा भी होगा, सुना होगा, या किसी भी मंदिर में यहाँ जब आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मंदिर से आने से पहले ही कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं जहाँ और छोटे छोटे मंदिर आने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी पूजा हुई होती है, कहीं फ्लैग्स लगे होते हैं, झंडे लगे हुए होते हैं, है ना। तो आपको समझ में आता है, हाँ भैया अब उस एरिया में आ गए हैं जहाँ मंदिर जो है अब आने वाला है। तो यहाँ पर जब ये कोरा करने की, जैसे जैसे उस जगह के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, कि भाई जिस टाउन में वो जा रहे हैं जहाँ से कोरा एक्चुअल में स्टार्ट होता है, वहां पे पहुंचते पहुंचते कि भाई और भी पिलग्रिम्स यहाँ आए होंगे, तो वहां रिबन्स बंधे हुए हैं, अलग अलग फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये सब है। ये आपको मैं फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर अगर नजर आ रही होगी तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा कि ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें, ये हिंट्स होती है कि हाँ भाई अब यहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, तो उनकी निशानियां हैं कुछ तरीके से, है ना। आगे जाते हैं, आगे एक जगह जो है सेटन गाड़ी रोकता है, और अब टायर्स को चेक करने की बारी आ जाती है, ठीक है। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. अब ये भी एक सीखने वाली बात है, another skill of Satan। ये क्या स्किल है? जैसे उसने पेट्रोल टैंक पर, पेट्रोल पंप पे उसने जैसे गाड़ी रोकी, तो पेट्रोल टैंक वो चेक करने लगा, तो उसने जैसे ही वो जो ढक्कन खोला, तो उसने देखो ही ओनली पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, मतलब जो ढक्कन खोला ना वो पूरा एक बार में नहीं खोला, आधा ही खोला। ऐसा क्यों किया इसने, आधा ही क्यों खोला? क्योंकि जैसे अगर आपने जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, अगर आपने देखा हो, तो बॉटल जब आप फुल्ली कार्बोनेटेड, एकदम जो उसमें फिज होता है एकदम स्ट्रांग अगर है, अगर एक बार में आप पूरा ढक्कन खोल दोगे ना, तो रॉकेट की तरह जुप करके वो जो ढक्कन है ऊपर जाता है, क्योंकि प्रेशर अंदर बिल्ट हो चुका होता है उस बॉटल के अंदर, है ना। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, पहले आधा ढक्कन खोलते हैं, वो करके हवा जो है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाए, और फिर पूरा ढक्कन खोलते हैं ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए पहले। यहाँ पर ये पेट्रोल का काम है भाई, तो अगर मान लो एक बार में पूरा का पूरा ढक्कन खोल दिया, तो यहाँ पर ये जो गैस रिलीज हुई है, तो कई बार ना दुर्घटना भी हो जाती है ना। यहाँ पर भी आधा ढक्कन भी खोला, तो देखो विच एमिटेड अ लाउड हिस, अगेन अंदर प्रेशर बिल्ट हो गया होगा, तो करके आवाज निकली खतरनाक सी। The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है, तो फ्यूल जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। और एक्सपेंड सेंस होता है, इसीलिए जरूरी है कि ढक्कन को धीरे धीरे खोला जाए। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ड्राइव अगर आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर हम गर्मियों के दौरान, स्पेशली गर्मियों के दौरान अगर हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और काफी लंबा ड्राइव करना है, 3 घंटे या 4 घंटे या उससे ज्यादा का ड्राइव अगर हमें करना है, तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर जो है गाड़ियों में हवा भरवाते हैं। गर्मियों में जब ये हवा भरवाई जा रही होती है हाईवे पर ड्राइव करने से पहले, तो कभी भी फुल नहीं भरवाते हैं टायर में हवा, कभी भी फुल नहीं भरवाते, क्योंकि वो जो हवा है वो एक्सपेंड होगी। अगर आपने टायर फुल भरवा लिए, तो कई बार हाईवे पर चल रहे हैं ना, तो टायर फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमेशा हवा कम भरवानी चाहिए। और हाईवे पर नहीं भी अगर आप चला रहे हैं, यूं भी आप रेगुलर सिटी एरिया में भी अगर चला रहे हैं ना, तो बीच बीच में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, वैसे स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, वैसे तो पूरे साल ही आपको चेक कराते रहना चाहिए, बट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स आपको बीच बीच में चेक कराते रहना बहुत जरूरी है कि टायर्स के अंदर हवा जो है वो बहुत ज्यादा ना हो गई हो, क्योंकि एक मिनिमम
मैक्सिमम पॉइंट होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम पॉइंट एक होता है जहाँ तक हवा रहनी ही रहनी चाहिए टायर्स में, ठीक है, वरना टायर्स खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं, है ना। तो देखिए, साउंडेड डेंजरस टू मी, मे बी सर सेटन लाउड बट नो स्मोकिंग। यहाँ पर क्या हंसते हुए सेटन क्या कहता है, पहले तो निक मिडलटन बोलता है अरे बाप रे ये क्या आवाज निकली, खतरनाक थी, खतरनाक, कोई ब्लास्ट वास्ट तो नहीं हो गया, ये खतरनाक तो नहीं है ना, डेंजरस तो नहीं है। कहता है नहीं 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 सर, कोई डेंजरस नहीं है, आराम से डेंजरस हो सकता है, लेकिन बस आप स्मोक मत करना। ऑब्वियसली यहाँ पे पेट्रोल से भपका निकला है, और अगर यहाँ पर निक मिडलटन जो है स्मोक कर रहा होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो बस अगर आप स्मोक करेंगे तो नुकसान हो सकता है, अदरवाइज इट इज फाइन। My headache soon cleared as we careered down the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. अब यहाँ पर ये और आगे चलते हैं और थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड पे जब आते हैं तब इसका सर भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है निक मिडलटन का। एक जगह रुकते हैं जहाँ पर वो नूडल्स वगैरह खाते हैं, बढ़िया अच्छा, है ना। अब ये जिस जगह पर आ रहे हैं वहां पर देखो क्या होता है। द प्लेटो इज pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels, trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. यहाँ पर बेसिकली जिस जगह पर आ गए वहां पे काफी दूर तक एक मैदान सा है जहां पर ये जो पॉकमार्क्स लिखा हुआ है ना, पॉकमार्क का मतलब क्या है बेटा, पॉकमार्क बेसिकली होते हैं जब चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो चेहरे पे हाथों पे जो धब्बे से रह जाते हैं ना, उसे पॉकमार्क कहा जाता है। लेकिन यहाँ पॉकमार्क्स बेसिकली क्या है कि ये जो मैदान सा है वहां पर बहुत बहुत जगह ना सॉल्ट के फ्लैट्स है, मतलब नमक ही नमक बिछी हुई है, सॉल्ट लेक है पूरा, कि यहाँ पर सॉल्ट है। और बहुत सारे लोग जो है बूट्स पहन के शवल्स और पिकैक्सेस के साथ वो जो फावड़े होते हैं उनकी मदद से उन सॉल्ट को उठा उठा के और जो है ट्रक्स में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस सॉल्ट को लेकर और लोअर एल्टीट्यूड पे अलग अलग शहरों में फिर वहां जाया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर ही बोल रहे हैं। और बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, ये कॉन्टिनेंटल कोलाइजन किसकी बात हो रही है, जो एंटार्क्टिका के हिस्से हुए थे। तो एक हिस्सा हमारा भारत भी बना जो कि कहाँ पर ऐड हो गया था, जाके एशिया जो है वहां पर जाके ऐड हो गया था, वहां पे जाके जुड़ गया था, ज्वाइन हो गया था, नॉट ऐड, ज्वाइन हो गया था, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. अब यहाँ एक और चीज जो है हमें पता चलती है क्या, कि सबने ना शेड्स पहने हुए हैं, क्योंकि इतना भयंकर ग्लेयर आ रहा है कि मानो आंखें फूट जाए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब भी वो किसी ठंडी जगह जाते हैं तो वहां पर थोड़ी धूप लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जब आप किसी ठंडी जगह जाते हो या आप किसी ऊंची जगह जाते हो तो आप जितनी ऊंची जगह जाओगे वहां सूरज की जो किरणें हैं वो उतनी सीधी और शार्प, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, तो शार्प आती है, पहली चीज। तो शेड्स लेकर जाना, जो चश्मे होते हैं वो लेकर जाना हमेशा जरूरी होता है, अदरवाइज आंखें भी नहीं खुल पाती है प्रॉपर, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पर्टिकुलर जगह पर ये लोग अभी हैं वहां पर तो और ज्यादा आंखों में वो ग्लेयर पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि तीखी धूप तो है ही, और तीखी धूप वो सॉल्ट एकदम व्हाइट है तो उसका ग्लेयर इतना भयंकर आंखों में पड़ रहा है। तो जितने लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं ना उन सब ने जो है वो शेड्स पहने हुए हैं, तो इसलिए नहीं पहने हुए हैं कि स्टाइल मार रहे हैं, नहीं, जरूरी है। ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ इस हिसाब से नहीं बता रही हूँ कि हाँ चैप्टर में ये लिखा हुआ है। मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए भी कर रही हूँ बेटा कि कल को जैसे आपको भी कहीं घूमने जाना पड़े, जरूरी नहीं है आप लोग ठंडी जगह पे या जो हिली एरियाज है वहां पर आप गए हो, या जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां गए हो, पहली बार अगर जा रहे हो, कई बार कुछ चीजों का पता नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसा नहीं पता चल पाती है, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। By late afternoon, we had reached the small town of Hor. अब ये जहां पर आए हैं, अब देखो इन्होंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी वो एकदम अर्ली मॉर्निंग शुरू की थी, दोपहर के 2 बजे इन्होंने लंच किया। अभी तक ये सेम डे ही चल रहा है, तो ये मत सोचना कि कुछ कई दिन हो गए, नो, सेम डे ही चल रहा है, दोपहर के 2 बजे। अब उसके बाद लेट आफ्टरनून 4-5 बजे में भी ये कहाँ पर पहुंचे हैं, होर करके एक जगह है, एक टाउन है, वहां पहुंच गए हैं। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट। अगेन कौन सा ओल्ड ट्रेड रूट, ये कौन सा ट्रेड रूट है, वही सिल्क रोड वाला जो रूट है। तो सिल्क रोड इस चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि पूरा रास्ता जिसके ऊपर ये चल रहे हैं, आगे कोरा भी करने जब जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा सिल्क रोड शामिल है उसमें, उस रूट का एक पूरा हिस्सा जिसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम लासा टू कश्मीर, लासा कहाँ है बेटा, तिब्बत में है, और कश्मीर भारत में है अपने, तो यहाँ से उस रूट के बारे में बता रहे हैं। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. अब टायर रिपेयर शॉप के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि जहां ये आ गए हैं वहां पर जो है इनका जो टायर है वो पंक्चर हो गया है। सेटन की गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो गया है। ये जो पॉइंट है होर,
डैनियल का यहाँ तक ही पॉइंट है। अगर आपने कभी टूरिस्ट कैब में अगर ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए अगर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक ड्राइवर ही पूरा करे। डेस्टिनेशंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हम आपको ड्रॉप कर देंगे, आगे से आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। इवन बसेस में भी मतलब मैं 1000 किलोमीटर ही क्यों बोल रही हूँ, कई बार शहरों के अंदर भी जहाँ हमारा घर होता है तो और अगर हमें कॉलेज या स्कूल जाना है तो कई बार डायरेक्ट बस नहीं लगती है, तो हमें बदल कर ही जाना पड़ता है ना। तो डैनियल का कश्मीर से लेकर और ये होर जो है वहां तक का ही पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर डैनियल जो है वो तो वापस लौट गया, ठीक है। डैनियल हु वाज रिटर्निंग, डैनियल जो है होर से भी कहाँ लौटेगा, लासा लौटेगा, ठीक है। वहां लासा से ही इनके साथ चढ़ा था, लासा वापस लौट जाएगा। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, और जो ट्रक जो सॉल्ट वाले ट्रक होते हैं ना जो जा रहे थे अभी हमने देखा, उनमें से किसी एक ट्रक में बैठ के वो तो चला जाएगा। एंड निक मिडल्टन एंड सेटन दे बोथ बिड फेयरवेल टू हिम, राइट। नाउ आगे वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स, 2 पंक्चर्स हुए। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। 2 पंक्चर हुए बैक टू बैक। तो पहला जब पंक्चर हुआ तो एक स्टेपनी रखी हुई थी, एक एक्स्ट्रा का वो था टायर, वो सेटन ने चेंज कर दिया। वो जो चेंज किया वो दूसरा वाला एक और टायर, अब स्टेपनी नहीं है तो दूसरा टायर भी जब पंक्चर हो गया तो क्या करें, तो पहला वाला जो पंक्चर्ड टायर था ना वो फिर भी बेटर कंडीशन में था, वो पंक्चर्ड टायर ही लगा दिया। तो देखो क्या कहता है, इन क्विक succession on the drive down from the salt lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire he would changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. अब यहाँ पर ये इतना अपना खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं निक मिडल्टन। क्या कहते हैं कि पहले वाला टायर जो पंक्चर हो गया था ना, वो उसकी कंडीशन फिर भी ठीक थी, तो उसी से ही पंचर वाला जो टायर था ना तो उससे ही एक्सचेंज कर दिया। और जो पहला वाला पंक्चर टायर था ना वो बिल्कुल उतना ही चिकना था जितना जितना मेरा गंजा सर है। बाल है मतलब हमारे निक मिडल्टन जो है वो गंजे हैं। बोले टायर और मेरा सर सिमिलर सा ही है। Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब यहाँ पर जब होर इस टाउन के बारे में बात करते हैं, जो लेक मानसरोवर है, जो बहुत ही होली प्लेस मानी जाती है, ये लेक जो है बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। हो जहाँ हो रहे वहीं पर ही है ये लेक मानसरोवर। अब होर जो जगह है वो हमारे निक मिडल्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वहां कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां कोई पेड़ पौधा, कोई जरा सी भी हरियाली एक तो नजर नहीं आ रही है। चलो हरियाली तो नजर नहीं आ रही, लेकिन वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा ना अनहाइजीनिक और बहुत ही गंदा लगता है कि पे गंदगी फैली हुई है, क्योंकि लोग तो आते जाते तो कोई टेंट लगा रहा है तो कुछ भी खा रहा है पी रहा है तो वहीं पर ही सब कुछ फेंका हुआ है, तो इट्स नॉट दैट क्लीन बेसिकली, दैट एरिया इज नॉट दैट क्लीन। और जबकि यहाँ पर क्या है, लेक मानसरोवर है, जितना इसे इतना पवित्र माना जाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये जगह है। अब लेक मानसरोवर क्यों इतना पवित्र मानते हैं, देखो, तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड stretch of water, ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers. भारत की 4 बहुत ही महान नदियां जो हैं वो यहीं से निकलती हैं। कौन कौन सी, इंडस, गैंजीज, गैंजीज के बेटा गंगा नदी है ना, इसके अलावा सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। और इन चारों में से जो सतलज है, सतलज नदी जो है वो लेक मानसरोवर में से निकलती है। बाकी तीनों जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो आसपास की जगह से निकलती है। एग्जैक्ट लेक मानसरोवर से कौन निकलता है, सतलज नदी निकलती है, ठीक है। बट द हेडवाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. मतलब बिल्कुल माउंट कैलाश जो है लगभग एकदम सामने ही है, और मैं, निक मिडल्टन कह रहे हैं, मैं इतना ईगर हूं कि मैं वहां कब पहुंच जाऊं और कोरा मेरा स्टार्ट हो जाए एकदम सामने, मतलब बहुत करीब आ चुका है वो माउंट कैलाश के। बट आई हैड टू वेट, इंतजार तो मुझे करना ही पड़ेगा। Satan told me to go and drink some tea in horse only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought. अब यहाँ पर होर के अंदर सिर्फ एक ही कैफे है जहां पर चाय पीने के लिए कह दिया सेटन ने कि निक मिडल्टन जी आप जाइए और वहां चाय पीकर आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस क्या बताता है, ठीक है मैं वहां आ तो गया, लेकिन जिस तरीके से वो बिल्ड था ना, तो एकदम जो भी कंक्रीट से बना हुआ था पूरा कैफे, और बिल्कुल भी अच्छा पेंट नहीं था, ऐसे गंदा सा उस पर पेंट हो रखा है। एंड हैड 3 broken windows, और जो खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां जो है वो तो टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम, और एक खिड़की से, ये टूटी हुई जो खिड़कियां थी ना उन तीनों में से एक खिड़की से जो है लेक का नजारा जो है वो दिखाई दे रहा था। और सिंस वो लेक का नजारा दिखाई दे रहा था ना, तो
जो बाकी जो खराब मुझे दिख रहा था ना, वो कहीं न कहीं कंपनसेट हो गया कि हाँ, चलो ये खराब है, लेकिन यहाँ से मुझे ये लेक दिखाई दे रही है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वो मामला जो है वो यहाँ पर कंपनसेट सा हो जाता है। अब आगे क्या होता है, आई वाज़ सर्व्ड बाय अ चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हू स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माय टेबल विद अ फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। अब आगे क्या होता है कि हाँ, ठीक है, मैं पहुँच गया, सब बढ़िया है, लेकिन इतने में ही एक लड़का जो चाइनीज़ होता है और इसने एक मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म सा पहना होता है, वो आता है और टेबल पर ना एक कपड़ा मारता है। तो वो कपड़ा मार के उस टेबल को साफ़ नहीं करता, बल्कि वो जो कपड़ा है, वो इतना गंदा हुआ होता है, शायद वो कपड़ा कभी धुलता ही नहीं होगा, और जब उसको साफ़ कर रहा होता है ना, उससे वो टेबल जो है, वो साफ़ जब कर रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे और गंदा कर दिया हो उसको, और वो ऐसे कीचड़ जैसा, ग्रीस जैसा वो लगने लग जाता है। Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards, out of town towards Mount Kailash. My experience in horror came as a stark contrast to accounts I would read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. अब यहाँ ना एक शानदार चीज क्या होती है, लेक मानसरोवर के लिए कहा जाता है कि जब यहाँ पर कोई भी इंसान आता है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगता है, एक शांति महसूस होती है। और लेक मानसरोवर अपने आप में बहुत खूबसूरत भी है। और ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं या ऐसी कोई चीज जिसके साथ हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर हमारी धार्मिक आस्थाएं उस चीज से जुड़ी रहती हैं, तो हमें वहां जाके एक इमोशनल कनेक्ट जो है फील होता है, और हम कई बार बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। लेक मानसरोवर ऐसी ही बहुत सारी जगहों में से एक आता है, ठीक है। यहाँ पहुंचकर हमारे निक मिडलटन को ये लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जितना भी पढ़ा हुआ था, भाई ऐसा थोड़ी कि बस वो उठे एक दिन और आ गए, उन्होंने लेक मानसरोवर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। कौन-कौन लोग लेक मानसरोवर गए हैं और वहां जाने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो भी हमारे निक मिडलटन ने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक निक मिडलटन ने जितने भी इस तरीके के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ा था ना, तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से सेम बात कही, और वो लोग इतना इमोशनल हो गए थे, कोई तो रोने लग गया था और कोई बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा था, ठीक है। जितना भी निक मिडलटन ने पढ़ा था, ऐसी ही एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, सारे के सारे पॉजिटिव, कि सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। लेकिन निक मिडलटन जब यहाँ लेक मानसरोवर पहुंचे, तो उन्हें ऐसा कोई एक्सपीरियंस फील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद उन्हें लेक मानसरोवर में ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं समझ में आया, कि जो लोग कहते थे हमें इतना अच्छा लगा, हम इतने भावुक हो गए, इतने इमोशनल हो गए, रोने लग गए, इतना ज़्यादा इमोशनल तो छोड़ ही दो, मुझे तो थोड़ा भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मुझे तो कोई भाव महसूस ही नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर आप गौर करें, तो अभी तक निक मिडलटन का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा है, वो इतना कोई एक्सेप्शनली अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। उनमें सिर्फ एक ही जो एक एक्साइटमेंट है, और वो ये है कि फाइनली मैं माउंट कैलाश के नज़दीक आ गया हूँ और फाइनली मुझे कोरा करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक का जो उनका जो जर्नी रही है, वहाँ पर बहुत हाइजीन देख रहे हैं वो, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, बहुत हाइजीन तो है ही नहीं, टेबल भी साफ कर रहे हैं तो इतने गंदे कपड़े से साफ कर रहे हैं कि वो टेबल साफ होने की बजाय और गंदा हो रहा है। ये सारी चीजें ध्यान दे रहे हैं। लेक मानसरोवर के बारे में मैंने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ मैंने सुना है, वैसा तो कुछ भी मुझे यहाँ फील नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या? मुझे तो यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा कुछ अच्छा या कोई एक्सेप्शनली नाइस ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्यों? अब हमारे निक मिडलटन का जो पर्सपेक्टिव है, वो आगे चल के चेंज होता है या ये सेम पर्सपेक्टिव ही कंटिन्यू रहता है, वो तो जब हम अगला वीडियो देखेंगे तब हमें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अभी तक आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, ये स्टोरी कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का वेट रहता है। इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आगे की स्टोरी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।